नमस्ते टू एवरीवन वंस अगेन। चलिए आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स पे। तो शुरू करने के पहले तो ये बता देना कि जो कल का लेक्चर देखे थे उनको समझ में आया था, उसमें कोई डाउट तो नहीं थी। अगर किसी को भी इन टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी डाउट हो रहा होगा ना तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या तो फिर व्हाट्सएप कर लेना हमें इस नंबर पे। ठीक है, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना या तो फिर कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो देखो कल हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। लास्ट पार्ट पे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब तक एवरेज पे पहुंचे थे तो फिर बीच से वीडियो कट गई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी कल। तो आज उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग वहाँ से ही सारा का सारा। ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल जो काइनेटिक्स होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, और जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने भी समझ लिए थे किस तरीके से हमारी काइनेटिक्स डे टू डे लाइफ में रिलेटेड होती है। तो अगर मैं तुमसे चैप्टर शुरू करने के पहले एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि जो हम लोग ट्रॉपिकाना लेके आते हैं ना, ट्रॉपिकाना एप्पल जूस वगैरह जो होता है, ठीक है, उसमें भी देखो जब तक लेके आते पैकिंग तो उसकी मान लो 6 महीने पुरानी या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होती। बट एक बार जब हम उसे खोल देते उसका सील जब एक बार हम लोग तोड़ देते हैं उसके बाद देखो क्या कहा जाता है, कहा जाता है इसको 2 दिन के अंदर ख़त्म कर लो, ज़्यादा देर तक उसको ख़त्म, और 2 दिन के अंदर भी कैसे फ्रिज में रखने के बाद। मतलब क्या हुआ ना कि जैसे ही हमने उसकी काइनेटिक्स उसकी कंडीशन को हमने चेंज किया, किसकी, जूस की, जो उसके इन्वायरमेंट की कंडीशन को हमने चेंज किया, तो फिर खुरापात होनी शुरू हो गई थी ना। ठीक, वो सारी की सारी कंडीशन, खुरापात मतलब क्या, उसका ख़राब होना, और कुछ ना समझ लेना। ठीक, तो वो सारी की सारी जो फेनोमेनन है, वो सारी की सारी जो प्रोसेसेस है, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो चलो शुरू करते हैं। इसको इरेज करो यार। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं कहाँ से, हम रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जैसे कि रेट एक्सप्रेशन देखना, जैसे कि मान लो हम लोग पर्टिकुलरली कोई एक रिएक्शन कराते हैं, मैंने बोला कि x मान लो y में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, x का 1 मोल y के 1 मोल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और हम लोगों ने ये देखा था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, मान लो x है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो टाइम के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, y है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होती थी, इंक्रीज करती थी। ये हम लोगों ने देखा था कल। ठीक, तो इसके डिक्रीज और इसके इंक्रीज को अगर हम एक साथ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे थे, तो हम बोल दिए कि प्रोडक्ट का तो बढ़ रहा था, ये मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था। ठीक है, और अगर हम लोग इसी तरीके से रिएक्टेंट का ग्राफ बनाते तो कहते कि रिएक्टेंट का ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि इसको क्रॉस करते हुए ही जाए। ठीक है, ये इस तरीके से भी जा सकता है कि ये वाला इधर से चला गया, ये वाला इधर से ही कहीं चला गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको क्रॉस करता हुआ ही जाए। अगर मान लो क्रॉस करता हुआ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे इन दोनों की मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग बोलेंगे जहाँ पे ये कर्व जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस टाइम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो अभी इसको इरेज करते हैं, समझ आ गया हो तो। अब देखो जो रिएक्शन है वो हमें कह क्या रहा है कि जो x है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, y में, मतलब x का 1 मोल y के 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है।
तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जितने देर में x हमारा डिसअपियर हो रहा है, x धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, और y उसी रेट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं जितने तेजी से ये खत्म हो रहा है उतने ही तेजी से ये क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x है, डिसअपियरेंस ऑफ x है, वो बराबर है किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y के। यही तो हम नॉर्मली बोलेंगे ना, मतलब x जितने तेजी से खत्म हो रहा है y उतने ही तेजी से क्या हो रहा है, बन रहा है। अब अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना हो ऑफ x तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो कल बताए थे रिएक्टेंट के लिए जब हम लोग रेट लगाते थे तो आगे कौन सा साइन लगाते थे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन आता था, और रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि समय के साथ में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा। रेट हमारा होता कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, रेट कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब अगर रेट पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, जैसे यहीं पे अगर मैं रेट लिखूं x के टर्म में, तो हमें लिखना क्या चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आएगा कैसी वैल्यू, नेगेटिव, और रेट हमारा नेगेटिव होना नहीं चाहिए, तो नेगेटिव साइन आएगा, उसके लिए पहले ही हम एक नेगेटिव साइन पुट कर देंगे ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेट हमारा आ गया कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x है वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t। एक मिनट वेट, सॉरी। तो देखना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x पे पहुंचे थे, और अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y के ऊपर, तो y की तो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ ही रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x बराबर है किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y के। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये बोलेंगे कि जितने तेजी से x हमारा खत्म हो रहा है, जितने तेजी से x हमारा खत्म हो रहा है उतने ही तेजी से जो हमारा y है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन, ये जो जनरल रिएक्शन हमने लिखी ना, उसके 1 मोल से यहाँ पे भी y के भी कितने मोल बन रहे हैं, 1 ही मोल बन रहे हैं। तो जितने तेजी से x हमारा खत्म हो रहा है y हमारा उतनी ही तेजी से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों का रेट क्या आया, इक्वल। ठीक, ये आया यहाँ पे एक रेट एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का तरीका हो गया, चाहे तुम x के फॉर्म में दिखाओ चाहे तुम y के फॉर्म में दिखाओ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको नोट भी करते रहना आप लोग। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, कौन सा ले लूँ, जैसे यही ले लेते हैं, CO प्लस NO2 गिव्स आउट CO2 प्लस N। ठीक, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके भी 1 प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके भी कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 1 ही मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे जितने तेजी से ये खत्म हो रहा है उतने ही तेजी से ये भी खत्म हो रहा है, और उतने ही तेजी से ये प्रोड्यूस हो रहा है, और उतने ही तेजी से क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CO लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ऑफ CO बाय कितना, डेल्टा T। ठीक, नेगेटिव साइन क्यों लगाए। अब आगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 की बात करेंगे, तो यहाँ भी कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस डेल NO2 बाय डेल्टा T। और अगर हम अपीयरेंस के केस में बात करेंगे, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना दोनों के दोनों,
तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे डेल्टा ऑफ CO2 बाय डेल्टा T। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO की बात करेंगे अगर, तो हम यहाँ पे बोल देंगे डेल्टा NO बाय डेल्टा T। तो देखना, इसके एक मोल, इसका एक मोल से रिएक्ट करके इसके एक प्रोड्यूस किया और इसके भी कितने प्रोड्यूस किया, एक। मतलब ये दोनों जितने तेजी से खत्म हो रहे हैं, ये दोनों उतने तेजी से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बराबर होगा CO2 के और ये बराबर होगा किसके, NO के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसी चीज़ के लिए। यहाँ पे इरेज करते हैं, ये सारे के सारे नोट करते रहना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो रेट होगा हमारा रिएक्शन का वो कैसे लिखेंगे हम लोग, कि जितने तेजी से CO हमारा खत्म हो रहा है, यहाँ पे DB लिख सकते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा वो, बाय DT। ये बराबर होगा किसके, dNO2 बाय DT। और ये बराबर होगा किसके, देखो ये दोनों खत्म हो रहे थे, माइनस साइन, इसके लिए कौन सा साइन लगा देंगे हम लोग, प्लस का साइन, बाय DT बराबर हो जाएगा किसके, dNO बाय DT। ठीक है, जितने तेजी से खत्म हो रहा है उतने तेजी से ये भी खत्म हो रहा है, उतने तेजी से ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, उतने तेजी से ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक्सप्रेशन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO बराबर है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 और बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं, फिर से दूसरा लेते हैं। जैसे आपकी स्टोकियोमेट्री थोड़ी सी चेंज करके लेता है। N2O5 का डिकम्पोजिशन ले लेता है। तो N2O5 जब डिकम्पोज करता है तो प्रोड्यूस क्या करता है हमारे पास में, NO2 प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये मान लो था हमारे पास में रिएक्शन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब कि इसके 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करके, मतलब सॉरी, इसके 2 मोल से इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल, और ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल। ठीक, अच्छा सिंपल सा एग्जांपल लिख लेता है पहले एक सिंपल सा, अभी इस पे आते हैं एग्जांपल पे दोबारा। देखना, जैसे मान लो S2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI, ये मान लो हमारे पास में रिएक्शन था। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके HI के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 2। ठीक है, मतलब इसके एक से इसके कितने प्रोड्यूस हुए, 2। देखो वहाँ पे एक ही प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक, मतलब जब NO2 जाके CO के साथ में रिएक्ट किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 ही मोल प्रोड्यूस हुए थे और NO के भी कितने प्रोड्यूस हुए थे, 1 ही मोल। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 और 1 से इसके कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर तीनों के लिए हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये तो डिसअपीयर हो रहा है तो लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा किसके, माइनस dS2 बाय dt। और अगर हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ dI2 बाय dt। और अगर HI के लिए ये लिखना होगा तो HI के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, dHI बाय dt। पॉजिटिव ही होगी क्वांटिटी। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कभी भी ना स्टोकियोमेट्री नहीं लिखा जाता। आगे मैं समझाऊंगा, जब रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्री आ जाती है। तो जब कभी आप रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात कर रहे होते हो तो आप रिएक्शन में कभी भी, मतलब इस इक्वेशन में कभी भी आप जो है स्टोकियोमेट्री का यूज़ नहीं करोगे, याद रखना। ठीक है, जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तब हम लोग स्टोकियोमेट्री यूज़ करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी बता रहा हूँ स्टोकियोमेट्री का भी मतलब क्या है, बट ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, आगे देखना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आ गया, माइनस dS2 बाई dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 कितना आ गया, माइनस dI2 बाई dt। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक, अब आगे देखना। अब इसी के लिए अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा,
तो देखना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो। हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल। आयोडीन का कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 ही। बट HI के प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, 2 मोल। मतलब जितने तेजी से ये खत्म हो रहा है उसके दुगने तेजी से ये बन रहा है, क्योंकि इसके 1 से इसके 2 बन रहे हैं। मतलब जितने देर में इसका 1 खत्म हुआ ना यार, उतने देर में इसके 2 बन गए। मतलब हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आधा है किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI के। फिर से देखना, हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करके HI के कितने प्रोड्यूस किया, 2 मोल प्रोड्यूस किया। मतलब जितने देर में हाइड्रोजन के 1 मोल खत्म हुए ना, HI के कितने प्रोड्यूस हुए, 2 मोल प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI है, वो दुगना है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, है ना। देखो जितने देर में इसके 1 खत्म हुए उतने देर में इसके कितने प्रोड्यूस हुए, 2 खत्म हुए तो डिसअपीयरेंस, और HI प्रोड्यूस हुआ तो अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI जो है वो दुगना है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जितने देर में हाइड्रोजन खत्म हो रही है, HI जो है उसके दुगने तेजी से प्रोड्यूस होता चला जा रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI हम लोग क्या लिखेंगे, ये पिछला लिखा था ना हम लोगों ने, DHI/dt। ये बराबर हो जाएगा किसके, -2 इंटू माइनस, या माइनस पहले ही लगा देता है, -2 ऑफ dS2/dt। माइनस क्यों लगा है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट खत्म, ठीक। अब सुनो, अब इस 2 को अगर यहाँ पे भेज दें, इस 2 को अगर यहाँ पे भेज दोगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -dS2/dt बराबर होगा किसके, 1/2 DHI/dt के। तो अल्टीमेटली हमें यही दिखाई दिया ना कि dS2/dt को तो ऐसे ही लिख दिए, DHI/dt को ऐसे ही लिख दिए, और जो इसकी स्टोक्योमेट्री थी उसको उठा के उसके डिनोमिनेटर में डाल दिए, फ्रैक्शन में, अपॉन में डाल दिए, ठीक है। तो समझना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का केस हम लोगों ने लेके कर लिया। सेम इसी तरीके से आयोडीन को लेके भी तो कर सकते हैं ना। मतलब जैसे हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने बोला कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल 2 मोल HI के प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 मोल I2 का 2 मोल किसके प्रोड्यूस कर रहा है, HI के प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। मतलब हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट और आयोडीन के खत्म होने का रेट तो सेम है, बट HI का इन दोनों से क्या है, दुगना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI है वो दुगना है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और ये दुगना है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 के। देखो जितने देर में H2 का 1 मोल खत्म हुआ, HI के कितने प्रोड्यूस हुए, 2। जितने देर में I2 का 1 खत्म हुआ, HI के कितने प्रोड्यूस हुए, 2। तो हम यहाँ ये बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI दुगना है हाइड्रोजन और आयोडीन के, और इन दोनों का देखो बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2, क्योंकि एक टाइम में दोनों के एक मोल ही खत्म हो रहे हैं। तो इसी इक्वेशन में थोड़ा सा और सजा के हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जितने तेजी से आयोडीन हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, उतने ही तेजी से हाइड्रोजन भी हमारा खत्म हो रहा है, और उसके दुगने तेजी से HI हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यही था हमारे पास में रेट एक्सप्रेशन। तो देखो रिएक्शन पे दोबारा आओगे तो H2 1 था, 1, I2 1, और यहाँ पे 2 था, उठा के कहाँ डाल दिए, नीचे डाल दिया, ठीक है। तो इसको नोट करते रहना, बार बार करो, नोट करते रहना सब लोग, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, देखा है तुझको जब से अच्छा पहले ये बताओ, पहला वाला जो वीडियो था उसको सब लोगों ने शेयर वेयर तो किया है ना। अगर नहीं किया होगा तो यार कर लो यार, ठीक है प्लीज़। तो देखते हैं
अब अगला रेट एक्सप्रेशन पे फिर अब वो वाला एग्जांपल उठा लेते हैं जो N2O5 वाला डिकम्पोजिशन हम लोगों ने लिया था। तो लिखते हैं दोबारा से 2N2O5 गिव्स आउट क्या 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो देखो CCl4 मीडियम वगैरह वो सब छोड़ो। ठीक, तो 2N2O5 डिकम्पोज किया NO2 में और O2 में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग अब फिर से कहेंगे कि जितने देर में N2O5 के 2 मोल ख़त्म हुए हैं, NO2 के कितने प्रोड्यूस हुए हैं 4 मोल, और ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस हुए हैं 1 ही मोल। ठीक है, तो देखना अगर हम यहाँ पे लिखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक, क्या आएगा -T N2O5/dt। यहाँ पे स्टोकियोमेट्री नहीं लगानी है क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की ही बात हो रही है। ठीक, और अगर NO2 के अपीयरेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे d ऑफ NO2/dt dt। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 की बात करोगे तो क्या लिख दोगे dO2/dt। ठीक है, तो नोट आउट करने के बाद अब देखना N2O5 के 2 मोल जितने देर में ख़त्म हो रहे हैं, NO2 के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 4। तो बताओ N2O5 का जो डिसअपियरेंस है वो NO2 के अपीयरेंस है तो आधा ही हुआ। कैसे, जितने देर में इसके 2 ख़त्म हुए हैं NO2 के कितने प्रोड्यूस हुए 4, मतलब दुगने तेजी से NO2 प्रोड्यूस हो रहा है। जितने देर में इसके 1 खत्म होते NO2 के कितने प्रोड्यूस हो जाते दुगने। जितने देर में इसके 2 खत्म हुए NO2 के कितने प्रोड्यूस हो गए 4। जितने देर में इसके 3 खत्म होते उसके कितने प्रोड्यूस हो जाते 6। तो NO2 का तो रेट इससे दुगना ही है ना। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है वो 2 टाइम्स है किसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ठीक, आराम आराम से देखना, जंप मत करना। ठीक है, ये टॉपिक है, इसको अभी स्किप करके मैं चाहता डायरेक्टली ऑर्डर पे पहुंच सकता था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, बट धीरे धीरे चला रहे ना तो चलते चले जाओ यार। वैसे भी इन सबको ख़त्म करना आसान होता है, मतलब डायरेक्ट स्किप कर सकते थे, बट और इंस्टेंटेनियस वाला तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है। तो कहोगे एक टॉपिक तो स्किप कर चुके हो, उसके बाद में भाव बना रहे हो कि बैठ के टॉपिक वॉपिक नहीं स्किप करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो N2O5 वाला मतलब जो इंस्टेंटेनियस वाला है ना, या तो मैं उसको आगे भी कवर कर सकता हूँ या तुम खुद से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस में हम क्या कहेंगे कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, बस एक कर्व के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट बना देंगे, उसकी स्लोप निकाल देंगे, वही इंस्टेंटेनियस हो गई। उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं है ना। ये समझने वाला टॉपिक होता है क्योंकि इसमें फिर बार बार ना कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसे आप लोग ढंग से एक बार समझ लो, समझ के प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं ना आगे पूरी की पूरी बची हुई है केमिस्ट्री। व्हाई आर यू वरिंग सो मच। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि NO2 का जो अपीयरेंस का रेट है वो N2O5 के डिसअपीयरेंस से क्या है दुगना है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जितने तेजी से हमारा NO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो दुगना है किसके, जितने तेजी से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब जितने तेजी से हमारा NO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसके दुगने तेजी से हमारा N2O5 क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, सही है। अब देखो, हाँ गलत बोला है मैंने। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो NO2 है वो 2 टाइम्स है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के। अब आगे इसके N2O5 के 2 मोल से इसके कितने प्रोड्यूस हुए हैं, एक ही। इसका अगर बेचारे का 1 होता तो उसका कितना प्रोड्यूस होता, आधा। ठीक, तो अगर उस बेसिस पे हम बात करें और ऑक्सीजन को भी हमें रिलेट कराना हो तो कैसे कराएंगे, सोचो। इसी इक्वेशन के हिसाब से हमें चलना है, किस तरीके से कराएंगे, है कोई तरीका? NO2 के बेसिस पे बताना है। देखो NO2 के जितने देर में 4 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 1 ही मोल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है वो 4 टाइम्स है किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन के। फिर से सुनना क्या बोला,
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 जो है वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन के कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जितने देर में NO2 के 4 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस हुए हैं? केवल और केवल एक ही प्रोड्यूस हुए हैं। जितने देर में इसके आधे प्रोड्यूस होते उतने देर में इसके कितने प्रोड्यूस हो चुके होते? 2 प्रोड्यूस हो चुके होते। आया समझ में? ठीक, उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है वो 2 टाइम्स था किसके? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के, और वो 4 टाइम्स होगा किसके? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, अब आगे समझो। ये अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बैक करके देख लेना, वरना आगे मत बढ़ना। ठीक, कंफ्यूजन रहेगी वरना। तो देखना, इसके लिए अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख देंगे dNO2 बाई dt, क्योंकि अपीयर हो रहा है ना, या प्रोडक्ट है ना, पॉजिटिव ही लगाएंगे। ये बराबर होगा किसके? 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 माइनस 2 dN2O5 बाई dt। माइनस का साइन, डिसअपीयर, रिएक्टेंट साइड, तो आगे बराबर 4 टाइम्स है किसके? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो DO2 बाय dt। अब इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करते हैं। तो देखना, अगर इसको हम लोग रीअरेंज करें तो यहाँ पे dN2O5 वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक मिनट, काम करते हैं ना, इन सब को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहीं पे ही सब को 4 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी देखना, डिवाइडिंग बाय 4, वरना अभी यार ट्रांजिशन वगैरह कराते ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करोगे 1 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा? -1/2 dN2O5 बाय dt बराबर, इसको 4 से डिवाइड करोगे कुछ है ही नहीं, तो 1/4 dNO2 बाय dt। और यहाँ पे अगर करते तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 डिवाइड करोगे ना तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? DO2 बाय dt। और यही है किसके बराबर? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। अब इस एक्सप्रेशन को करते हैं हम थोड़ा डब्बे के अंदर, फिर समझाते हैं। तो देखो, अब फिर से अभी पिछला वाले एग्जांपल से अगर हम लोग रिलेट कर दें इसको, तो देखो वहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या आया था? वहाँ पे आया था -dS2 बाय dt बराबर होगा -dI2 बाय dt बराबर होगा किसके? 1/2 dHI बाई dt के। यही तो था। और जो हमने रिएक्शन लिखी थी तब क्या थी हमारे पास में? S2 + I2 गिव्स आउट कितना? 2HI। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का स्टोकियोमेट्री, आयोडीन का स्टोकियोमेट्री, और यहाँ पे 2 था तो नीचे भी अपॉन में क्या आ गया था? 2 आ गया था। अब वही सेम चीज़ यहाँ देखो, N2O5 की स्टोकियोमेट्री यहाँ पे क्या थी? 2 थी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कौन सा आ गया? 2 नीचे अपॉन में आ गया। यहाँ पे 4 था, अपॉन में आ गया, 1 था, अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, उसी की यहाँ पे बात की जा रही थी। मतलब अगर हम लोग इसको डायरेक्टली समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, कोई एक जनरल सी रिएक्शन ले लेते हैं, ABCD ले लेते हैं। A + B गिव्स आउट मान लो C + D। इसके मान लो N1 मोल इसके N2 मोल से रिएक्ट करके इसके N3 मोल प्रोड्यूस कर रहे थे, और इसके कितने प्रोड्यूस कर रहे थे? मान लो N4 मोल प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें लिखना हो तो हम डायरेक्टली बोलेंगे, देखो ये दोनों तो डिसअपियर होंगे, माइनस साइन, फिर वहाँ पॉजिटिव, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। इधर देखो 1 तो माइनस का साइन 1/N1, फिर D कंसनट्रेशन ऑफ A बाय dt बराबर -N2 dB बाय dt बराबर होगा किसके? -N3 dC बाय dt बराबर होगा किसके? -1/N4 dt बाय dt के। क्लियर है? ठीक, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फिर।
लो यहीं पे हमें दे दे, अमोनिया की फॉर्मेशन दे दे, N2+3S2 गिव्स आउट कितना 2NH3। इसके लिए भी अगर हमें लिखना होता तो हम कैसे लिख देंगे, -dN2/dt बराबर होगा किसके, 3 ले आओ नीचे, -1/3, माइनस क्यों, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में, dS2/dt बराबर होगा किसके, 1/2 dNH3/dt के। क्लियर है, ठीक। रेस करते हैं तब। तो बोर तो नहीं हुए, समझ में आ रहा था ना सारा, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो इसको साथ में तुम लोग नोट्स भी करते रहो, नोट भी करते रहो कॉपी में, और लगातार इसको फिर अपने टर्म जब बीत जाए ना, 7 दिन 8 दिन की जब क्लासेस हो जाए तो इसको बार बार रिवाइज भी कर लिया करो, याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, अब कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, ठीक। तो रेट एक्सप्रेशन आज हमारे पास में कंप्लीट हो गया था, ठीक। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें क्या, कुछ कर लें, चलो 1-2 कर लेते हैं। जैसे कि हमें मान लो फिर से एक कोई रिएक्शन लेना है, तो यही ले लो, N2+S2 गिव्स आउट 2NH3। सारे के सारे गैसेस फेज में प्रेजेंट है, जितने देर में इसके 1 मोल रिएक्ट किए उतने देर में इसके 3 रिएक्ट किए, और इसके कितने प्रोड्यूस कर डाले, 2 मोल प्रोड्यूस किए, ठीक। तो मान लो यहाँ पे मैं कहूँ कि मान लो हमें दिया गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन टू भी दिया गया है कितना, कितना मान लें, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, सिंपल सा उठाते हैं, इतना दिया गया है, ठीक है। अब जैसे रेट है, रेट की यूनिट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो देखो रेट की यूनिट हम लोग अगर डिफाइन करनी होगी तो हम लोग कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय क्या, टाइम टेकन। अब देखो कंसंट्रेशन को अगर हम लोग मोलैरिटी का टर्म में यूज़ करेंगे तो मोलैरिटी का कितना होता है, उसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन किस में, लीटर में, ठीक, इन लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोल और पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट तो क्या आ गया हमारे पास में, मोल पर लीटर, टाइम की कितनी होती है, सेकेंड, तो रेट की क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। याद रखना रेट की तो फिक्स होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स लिख देते हैं। तो टाइम का मतलब सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डेज भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो मोल पर लीटर पर टाइम, ये किसकी यूनिट हो गई, रेट की। तो मान लो हमें दिया गया था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड हमें दिया गया, और हमसे पूछ रहा है कि चलो क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। एक क्वेश्चन हो गया मान लो, और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद में इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट देखो मत यार कि यहाँ बैठ के देख रहे हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं ख़राब लग रहा है, ये मत करो यार। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लो, ठीक है, फ़ायदा होगा पेन कॉपी लेके, ठीक है। ये नहीं कि बस केवल देख रहे हैं, ओह सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है,
हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक यार, प्रॉब्लम क्या होगी ना, जब ओ करके पढ़ोगे ना जितना ज़्यादा, या बैठ के चलते चलते पढ़ रहे हो, लेट गए आराम से कंबल के अंदर घुसे हुए हैं, मुंह बंद ऐसे बैठ के लेक्चर देखे जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में तुम्हें आएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान दे देगा। करो क्या, आराम से बैठो एक जगह पे, स्टडी टेबल के हिसाब से, अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से, जो भी तुम्हारा शेड्यूल है उसके हिसाब से होके पढ़ो। ठीक, पूरे कंसिस्टेंट होके पढ़ोगे तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ समझ में आ जाएगा लेकिन फिर वही होगा, 2-3 दिन बाद छू मंतर हो जाएगा सब कुछ, फिर कोई मतलब नहीं। फिर यार ओहो यार 4 महीने हो गए काइनेटिक्स तो अभी हमने रिवाइज ही नहीं किया है, अब काइनेटिक्स पढ़ने बैठे हैं कि ऑर्गेनिक पढ़ने बैठे हैं। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक पढ़ने बैठोगे कहीं ये छूट ना जाए, तो कम से कम जब तक ऐसे पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ लो ना। ठीक, तो कॉपी पेन लेके करना। ठीक, वो फालतू में बेवकूफ़ों जैसे मत पढ़ाई करना। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और ये हमें प्रोड्यूस करना था। तो देखो अभी हमने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होगा किसके, -dN2/dt, और -dN2/dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, बराबर होगा किसके, -1/3 dS2/dt के। ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा किसके, 1/2 dNS3/dt के। तो देखो हमें बताना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया ना, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया होता क्या है, प्लस dNS3/dt। यहाँ पे इस 2 से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जबकि हम बात कर रहे हैं तो उससे स्टोकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन जब लिखवाई थी तो मैंने लिखवाया था ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल पर यूनिट टाइम। तो अब पर मोल का मतलब समझ में आ रहा है, यही था। ठीक है, ये नॉर्मल एनसीईआरटी में हमारे नहीं लिखा हुआ है बट होता है। ठीक, तो अब समझो, यही हमें निकालना था, तो रिएक्शन वाला पार्ट रिवीज कर देते हैं। और हमें दिया क्या गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया गया, मतलब dH2/dt हमें दिया गया कितना, 2। तो dH2/dt की जगह पे उठा के क्या डाल दो, 2 डाल दो। प्रोड्यूस क्या, मतलब निकालना क्या हमें, अमोनिया का निकालना ना, ये इसका निकालना है। तो इन दोनों को रिलेट कराओ पहले, इन दोनों को। तो इन दोनों को रिलेट कराओगे हम क्या लिखेंगे, -1/3 ऑफ किसका, सॉरी -dS2/dt की ही वैल्यू दी गई है, कितना हमें टोटल 2। तो 1/3 × 2 बराबर होगा किसके, 1/2 × dNS3/dt। हमें फाइंड करना है, तो ये वाला 2 यहाँ भेज दो, 2 2 का कितना हो जाएगा 4। तो dNS3/dt कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4/3। यूनिट डाल दो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, इसी का क्या है 1/3, मतलब dS2/dt। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारा दिया गया है ना, कहाँ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया 2, उसका कितना है 1/3 टाइम्स कर दो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है हमारे पास में, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कर देते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लोग अब अगली क्लास जो होगी हमारे पास में ना, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो रेट होता है ना हमारा, वो डिपेंड किसके उसके ऊपर करता है। मतलब कभी कोई रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्ट कर जाता है, किसी किसी रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब कोई पार्टिकुलर कंडीशन देते हैं तभी जाके वो रिएक्शन होती है। मैगी को जब तक, मैगी मसाला जो होता है हमारे पास में, उसको जब तक गर्म ना कर दो हल्का सा, तब तक जो मैगी मसाला की महक होती है वो निकलनी ही नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, ये मैगी ऐसा पाउडर वाउडर छिड़क दो, पता चल लो भैया रिएक्शन करना शुरू कर दो, ऐसा होता है? नहीं होता। फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस ले लो। ठीक है, तुम बढ़िया दुनिया भर का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाके इकट्ठा कर दो, फोटोसिंथेसिस कराने की कोशिश करो, बिना लाइट के प्रेजेंस के, होगी क्या? नहीं होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को हमें कराने के लिए कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी, वो कंडीशन वाइज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हम लोग उन्हीं कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे।
फिर कंडीशन के बारे में, लॉज ऑफ मास एक्शन, फिर इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप कर लेना या कमेंट कर लेना, ठीक है। तो और इसको वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना शेयर कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय। ओ मार्कर गिर गया।